नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक नई श्रृंखला एनसीईआरटी का। हम इसमें एक क्लास बाय क्लास, विषय बाय विषय हम ये पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। जहाँ पे आवश्यक होगा वहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे, अदरवाइज हम इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे आपके लिए। और आप चाहें तो साथ में स्क्रीन में ऑलरेडी आपको ई पाठशाला ऐप आपको डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी आपको स्क्रीन में दिखाई देगा। तो आप साथ में चाहें तो आप पढ़ सकते हैं या आप सुन सकते हैं। कुछ ऐसे मित्र होंगे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे जो अभी स्कूलिंग डेज में है, 10वीं में है, 11वीं में है, 12वीं में है, कुछ बच्चे अभी 6ठी 7वीं में होंगे। सबके लिए 6 से लेकर के जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाला आईएएस बनने वाला है, उन सब के लिए एनसीईआरटी 6 से 12 तक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो यहाँ पे इसलिए हम प्रारंभ कर रहे हैं कक्षा 6 से, और वो भी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन से। सामाजिक विज्ञान का एक जो राजनीतिक विज्ञान का भाग होता है, तो उसमें से थोड़ा सा आसान रहेगा और प्रारंभ करने के लिए, इसलिए हम कर रहे हैं। जहाँ पे भी आवश्यक होगा हम एक्सप्लेन करेंगे। अगर कहीं पे एक्सप्लेन करना छूट जाता है आप कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन जो भी आने वाले दिनों में एक एक करके हम सभी विषय की एनसीईआरटी अपलोड करेंगे। और हम ये हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको एनसीईआरटी के लिए कहीं पे भटकना ना पड़े। थोड़ा मुश्किलें होती है इनिशियल स्टेज में। जब भी पढ़ने इंसान एनसीईआरटी जाता है, स्टेट जो सिलेबस होते हैं वहाँ पे उस तरीके से समझाया या पढ़ाया, स्कूलिंग हमारा बैकग्राउंड मजबूत जब नहीं होता है तो थोड़ा और भी मुश्किलें होती है। 6ठी की एनसीईआरटी भी समझ में नहीं आती है। और जो शॉर्ट नोट मार्केट में है या फैक्ट्स वाली बुकें हैं, ये सब सारी चीज़ें आपको हो सकता है कि कहीं 2-4 एक क्वेश्चन आपको आ जाएं, सीधे लाभ हो जाए। विशेष तौर पे सिविल सर्विस से एग्जाम है या कि जीवन को भी बेहतर तरीके से समझना है, तो आपको एनसीईआरटी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और सिविल सर्विसेज के लिए चाहे स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, आने वाले दिनों में स्टेट पीसीएस भी प्रीलिम्स उसका इस तरीके से हो सकता है जहाँ पे आपको दिक्कतें हो सकती है। तो बेहतर है यदि आप तैयारी करने जा रहे हैं या आप 10वीं 11वीं 12वीं में हैं या कॉलेज में गए हैं, किसी कारण से आपका स्कूलिंग बैकग्राउंड सही नहीं रहा है, तो बेहतर है, हमारा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसको साथ साथ देखते चलें। अगर आपके पास घर में समय नहीं मिल रहा है, कहीं आप ट्रेवल कर रहे हैं, या कि आप जनरली ये होता है कि इंसान लेट गया, नींद भी नहीं आ रही, तो आप चला के रख दीजिए, अपना चलता रहेगा, आप सुनते रहिए। तो आप उन खाना खा रहे हैं या कोई अन्य काम कर रहे हैं, इस तरीके से आप इसको कोचिंग जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो आप रास्ते में आप ऑन करके रख लीजिए। या घर में हैं, जनरली अगर आप आइडियली बैठ के देख के पढ़ते रहें साथ में तो बढ़िया ही है। तो वर्ड टू वर्ड हम कवर करने का आपको फ़ायदा यही रहेगा कि कहीं भी एनसीईआरटी आपकी स्किप नहीं होगी। और अगर आपको बोरिंग लगता है बुक खोल के, वो भी एनसीईआरटी खोल के पढ़ना, तो उसमें आपको यहाँ पे सहूलियत भी मिलेगी, और जहाँ पे ज़रूरत रहेगा वो आपको एक्सप्लेन भी कर दिया जाएगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं सामाजिक विज्ञान जो कक्षा 6 में है, उसका पहला भाग। उसका जो पहला है विविधता की समझ, पहला अध्याय है। तो सामाजिक विज्ञान का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 1 कक्षा 6 के लिए जो पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी की नई है ये, तो इसमें से विविधता की समझ पहला चैप्टर हम शुरुआत करने जा रहे हैं। अब इस पे जो ब्रैकेट में है हम पढ़ते चलेंगे और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो आपको उस हिसाब से हमारे साथ चलते जाना। अगर आप देख के कर रहे हैं स्क्रीन में तो बहुत ही बढ़िया है, अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी के मामले में आपको इस जो आने वाले ये एनसीईआरटी वीडियोज़ की सीरीज रहेगी, आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी कवर होने का मतलब ये है कि आपने सिविल सर्विसेज लेवल तक भी, आप आईएएस के सिलेबस तक भी आप 40 से 50% कवर कर लिए हैं, ये आप मानिए। तो प्रारंभ करते हैं। विविधता में पाठ की शुरुआती पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? यहाँ हमने सोच समझकर विशेषण और क्रिया की स्त्रीलिंग रूप का प्रयोग किया है, जो पूरे पाठ में चलता है। शिक्षा में लड़कियों को समान स्थान और अवसर मिले, इसके लिए कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। एक तरीका यह भी है कि हम लिखते समय लड़कियों को सीधे संबोधित करें। यदि हम अभी तक की पाठ्य पुस्तकों को देखें
तो उनमें पढ़ने वाले को हमेशा एक लड़का मानकर पुल्लिंग रूपों का ही प्रयोग किया जाता है। यह मान लिया जाता है कि स्त्रीलिंग रूप उसी में शामिल है। यहाँ हमने भाषा की इसी परिपाटी को बदला है। इस पाठ के अलावा हमने कुछ अन्य पाठों में भी स्त्रीलिंग रूप का प्रयोग किया है। ये किस तरीके से आगे पाठ में पढ़ाया जाएगा उसके विषय में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया गया था कि जनरली हमारी आदत होती है कि हम स्त्रीलिंग का प्रयोग नहीं करते हैं। कहीं भी होता है तो हम पुल्लिंग को ही मान करके जो है तो स्त्री को भी उसमें स्त्रीलिंग को भी पुल्लिंग में समाहित करके अपने बोलचाल की भाषा में उपयोग कर देते हैं, जब तक कि किसी स्त्री को हमको डायरेक्टली उसको संबोधित ना करना हो। तो इसलिए ये उसमें ये किस तरीके से पुस्तक में आएगा उसके बारे में ये यहाँ पे बताया गया था। अब आता है अध्याय चालू होता है विविधता की समझ। अब होता है यहाँ से पाठ शुरुआत। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। एक यहाँ पे 3 अलग अलग तरीके के चित्र बनाए गए हैं 3 बच्चों के, उसके विषय में बात कर रहा है। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र अन्य 3 चित्रों जैसा ही है? हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसीलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है उसी तरह हमारे रंग रूप, खान पान आदि में भी भिन्नता है। अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसे किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनमें या इनसे अब तक आपको यह अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। अब आपको यहीं पे देखिए हिंदी स्त्रीलिंग शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया है और साथ में कुल मिला के ये बोला जा रहा है कि जो भी हम दिखते हैं, जो भी हम चित्र बनाते हैं या राइटिंग लिखते हैं, कुछ भी आप देखिए। अब ये मैं दोनों तरीके के मैं ये एज्यूम करके बात कर रहा हूँ, ये कल्पना करके कि 6ठी क्लास के बच्चे को भी संबोधित हो जाए और 12वीं या जो आगे के बच्चे हैं उनके लिए भी। तो थोड़ा जो सीनियर क्लास के बच्चे हैं थोड़ा सा वो, या जो सिविल सर्विस तैयारी करने वाले दोस्त हैं वो थोड़ा सा टॉलरेट करेंगे, क्योंकि उनके लिए भी अच्छा है। लेकिन हो सकता है कि थोड़ा उनका वो लगे, लेकिन क्लैरिटी यहीं से कॉन्सेप्ट बनता जाएगा तो आगे और भी आसानी रहेगी। तो बेसिकली ये आपको विविधता में एकता के बारे में बता रहा है कि कैसे हमारी जैसे चीज़ें राइटिंग से लेकर के, खान पान से लेकर के, पसंद से लेकर के और तो एक जैसी नहीं है, विभिन्न उसमें विविधता है। तो उसी तरीके से हम अन्य चीज़ों में भी विविधता पाई जाती है। दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। जनपद मतलब एक तरीके से दिल्ली में एक एरिया है, आपने सुना होगा सब लोगों ने 10 जनपद। तो 10 जनपद जहाँ सोनिया गांधी जी रहती हैं, तो वो एक जनपद है सीपी में, कनॉट प्लेस में। तो जनपद मार्केट लगती है, तो भीड़ भाड़ वाला थोड़ा इलाका होता है जहाँ पे बाज़ार जहाँ से होती है, उसी के बारे में जनपद का है। जो जनपद की भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी भी पढ़ी है। सब्जेक्ट? उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है? वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया।
अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा, पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है, और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठीं। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ? हवा, पवन। और पवन पुत्र कौन है जानते हो? ना, हनुमान। तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो, उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर दो। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियाँ की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था, मैं मुस्लिम समीर हूँ। वह बोल पड़ा और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। समीर एक और समीर दो में कोई 3 अंतर लिखिए। क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए? ये एक तरीके से आपसे कहा जा रहा है कि समीर एक और समीर दो, जो वो अखबार खरीदते थे वो समीर, जो अखबार बेचने वाला ये लड़का है, इन दोनों समीरों में क्या अंतर है? क्या कोई अंतर ऐसा है जो इनको दोस्त बनने से रोक सकता है? इस विषय में आपको इस चैप्टर के दौरान जो अभी आपने पढ़ा उसको में थिंक करना है और थोड़ा सा आपको करना है। फिलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं। आप चैप्टर ख़त्म होने के बाद भी अपना दिमाग उसमें थोड़ा सा चला सकते हैं। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, ना उसके अगले दिन वह दिखा, ना आगे फिर दिख कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया। वही बच्चा, समीर दो मतलब वो बच्चा, और समीर एक मतलब समीर मतलब जो अखबार खरीदते थे। जहाँ समीर एक को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है वहीं समीर दो हिंदी बोलता है। जहाँ समीर एक को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, यानी जो साहब थे अखबार खरीदते थे वो समीर एक, तो जहाँ समीर को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है वहीं समीर दो हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग हैं। जहाँ समीर एक हिंदू है वहीं समीर दो मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएँ विविधता के पहलू हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी जबकि समीर दो अखबार बेचता था। समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है और ना ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास हैं।
इसीलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है या लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। यहाँ पे कहा जाता है कि गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, ये असमानता है, ये गैर बराबरी है। विविधता का रूप तो ये है कि हम हमारी पृष्ठभूमि, हमारी कल्चर, हमारे अन्य चीज़ें अलग अलग होते हुए भी हम एक साथ रहते हैं, एक साथ दोस्ती कर सकते हैं और खुशी खुशी रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ दुख सुख शेयर करके। ये हमारी विविधता है। लेकिन हम किसी चीज़ से वंचित रह गए, हमको बेसिक एजुकेशन ही नहीं मिला, हमारे पास कपड़े पहनने के लिए नहीं है, घर रहने के लिए नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, तो ये क्या है? ये तो गैर बराबरी हुई। कोई इंसान 30 साल में काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, किसी को 5 साल में ही रोड में भीख मांगना पड़ रहा है, तो क्या हुआ? पेपर बेचना पड़ रहा है, ये क्या हुआ? ये गैर बराबरी हुई, ये असमानता हुई, ये दूसरे के साथ अन्याय हुआ। इसी बारे में ये बात की जा रही है। जाति व्यवस्था असमानता के एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते हैं उस जाति के बदले उसे बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए समीर 2 स्कूल क्यों नहीं जाता था? आपकी राय में उदाहरण के लिए आगे है, इसमें यहाँ पे एक सवाल पूछ दिया गया है, उसको हम पहले देख लेते हैं कि समीर 2 स्कूल क्यों नहीं जाता था। अब आप सोचिए बच्चों या जो भी आप पढ़ रहे हैं, आपके लिए कहा जा रहा है कि समीर 2 स्कूल क्यों नहीं जाता था। आपकी राय में अगर वह स्कूल जाना चाहता तो क्या जा पाता? क्या यह सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ जा ही नहीं पाते? इस पर आप चर्चा करें कि ऐसा क्यों होता है कि कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पाता, कोई बच्चा स्कूल जा पाता है। तो इस बारे में आप अपने दोस्तों के साथ या घर में बड़ों के साथ आप पूछिए, चर्चा करिए किसी के साथ, ठीक। तो अगले भाग को हम आगे बढ़ाते हैं। जाति व्यवस्था का जो चल रहा था कि लोग जिस जात में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जात कुम्हार ही होती और आप बस वही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगी। इसमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो जाति में पैदा हुआ उसी जाति से काम कर रहा है, वो पढ़ने का अवसर नहीं मिल रहा है, गरीबी है, जिस कारण से ये चीज़ें अस्थायी रूप से बहुत दिनों तक चलती रही हैं और इसके कारण गैर बराबरी पैदा हुई। अगला सब टॉपिक है कि विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। यानी अगर विविधता है, विविधता के माध्यम से हम कैसे समृद्ध होते हैं, कैसे हम रिच बनते हैं या अमीर बनते हैं, उस विषय में बात किया जा रहा है। अमीर का मतलब सिर्फ धन से नहीं है, कई तरीके की और अन्य चीज़ें भी इसमें शामिल हैं। जैसे समीर 1 और समीर 2, यानी वही जो पेपर खरीदते थे, जो पेपर बेचता था। तो जब जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियाँ होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होंगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती और लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखीं। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए। स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकालकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखीं। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी हैं उन सभी कहानीकारों, कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना, कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी हैं उन सभी कहानीकारों, कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हों, लाल एवं सफ़ेद, एक तरह का खाना खाते हों, शायद आलू, समान रूप से केवल 2 पशु पक्षी को पालते हों, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हों। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियाँ लिख पाएंगे। भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। हम विविधता को कैसे समझें?
इसके लिए एक यहाँ पे प्रयोग दिया गया है। तो आप अपने ई पाठशाला ऐप वो करके डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाके, और वहाँ से आप ये एक्सरसाइज जो कुछ बीच बीच में दी गई हैं तो उसको आप कर भी सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। करीब 200-200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में घोड़ों या ऊँट पर बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर। अक्सर ये यात्राएं खेती और बचने के लिए नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थीं। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ों में वे पुराने ठर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिलीजुली संस्कृति उभरती। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। ठीक उसी प्रकार लोग अलग अलग तरह के भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फ़र्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वो करेंगे वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किस क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। लद्दाख यानी जम्मू कश्मीर का जो पूर्वी भाग है वो लद्दाख हुआ, और केरल सबसे नीचे जहाँ समुंदर से जहाँ चालू हो जाता है तो सबसे दक्षिणी राज्य भारत का कहाँ, केरला। ठीक, एटलस में भारत का नक्शा देखिए और उसमें ढूंढिए कि ये दोनों क्षेत्र लद्दाख तथा केरल कहाँ पर हैं। इन दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियाँ वहाँ के भोजन, कपड़े और व्यवसाय पेशे को कैसे प्रभावित करती है, उनकी सूची बनाइए। आपको होमवर्क करने के लिए बोला जा रहा है। लद्दाख क्या है, एक चित्र दिया गया है। कैसा है? लद्दाख ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तानी इलाका है। अब लद्दाख के बारे में बात होती है। लद्दाख यानी जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है। क्यों खेती संभव है कम? यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाले बर्फ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। कौन सा ऊन? पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसीलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। तो कहाँ बुनी जाती हैं पश्मीना शालें? कश्मीर में। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती हैं। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिससे गुजरकर मध्य एशिया के काफ़िले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफ़िले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियाँ आदि लेकर जाते थे। दरिया मतलब वही जो दरी बनाई जाती है बिछाने के लिए। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान, बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। यहाँ एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ, दूसरी अब केरल के बारे में बात की जा रही है।
केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। किसको जाता है? संत थॉमस को। ईसाई धर्म लाने का श्रेय भारत में किसे जाता है? संत थॉमस को। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वला कहते हैं। चीना वला कहते हैं किसे? जो मछली पकड़ने का जाल है। ऐसा माना जाता है कहाँ से है? वो चीन की जाल से मिलते जुलते हैं। तलने के लिए जो लोग बर्तन इस्तेमाल करते थे उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। किसके लिए उपयुक्त है? वहाँ की ज़मीन और जलवायु चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। केरल में मनाए जाने वाले त्यौहार ओणम का एक विशेष आकर्षण है। वहाँ पे क्या होता है? एक नाव प्रतियोगिता होती है। किसमें? ओणम के त्यौहार में। ओणम का त्यौहार कहाँ माना जाता है? केरल में। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। कहाँ कहाँ के? लद्दाख और केरल के। कि भौगोलिक परिस्थितियाँ तो दोनों तरफ क्या है? बहुत भिन्न भिन्न है। एक तरफ बर्फ़ पड़ रही है, दूसरी तरफ नहीं। एक तरफ ऊन जो है मीना जो शाल बन रही है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है? मसाले की खेती हो रही है। लेकिन दोनों क्या सांस्कृतिक रूप से जो है एक ही प्रभाव हैं, एक ही प्रकार से हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। किसका? सांस्कृतिक जीवन में। इसीलिए कहता है कि भौगोलिक रूप से तो आप एक दूसरे को काट सकते हैं, एक देश में 10 देश बना सकते हैं, लेकिन सांस्कृतिक रूप से कैसे काट सकते हैं? उसी पर यहाँ पे विविधता में जोर दिया गया है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह माफ़ कीजिएगा, विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहाँ हम पहुँचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। तो विविधता में एकता। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेश के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएँ हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा, मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न हों, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वो सब एक थे। यहाँ पे एक कविता दी गई है जिसको आप पढ़ सकते हैं। अब यह गीत अमृतसर में एक जलियांवाला बाग हत्याकांड में के बाद गाया जाता था। कौन सा गीत था? चलिए गीत भी पढ़ ही लेते हैं। कि दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सैयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, सैयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े वीरान। इस चमन में कोई गुल खिला के जाना, इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना,
गोली खा के सोए जलिया बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। दिन खून के प्यारे दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। कुछ जेल में पड़े हैं कुछ कब्र में गड़े हैं, कुछ जेल में पड़े हैं कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। ये भारतीय जन नाट्य संघ की तरफ से लिखा रचित ये गीत है। ये एक तस्वीर है यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। आगे बढ़ते हैं। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षतापूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोगों की जानें गई और उससे भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। स्वतंत्रता के संग्राम के दौरान उभरे गीत और जिन विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं आपके लिए अभ्यास के लिए। या आपके अभ्यास के लिए नीचे सवाल आ गए हैं। तो इस तरीके से ये प्रश्नावली समाप्त होती है।